हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। पिछली वीडियो में हमने जो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंट्रेंस 2023 पेपर के फर्स्ट 30 क्वेश्चन जो है डिस्कस किए थे। आज हम उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट 30 क्वेश्चन कवर करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले उसको ज़रूर देख लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, द कैग इज एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल। ऑप्शन ए है ऑफिशियल है, ऑप्शन बी है बॉडी है, ऑप्शन जो सी है अथॉरिटी है, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो आपने क्या करना है, वीडियो पॉज करके जो है पहले खुद से आंसर देने की कोशिश करनी है। फिर जो है आपने देखना है कि आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं और कितने नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है आपका, वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, बॉडी। कैग जो क्या है, इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है हमारी। आपको पता है कि कैग हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो आर्टिकल 148 से लेके 151 आर्टिकल में मेंशन्ड है। तो ये ध्यान रखना है, 48 में अपॉइंटमेंट से रिगार्डिंग कैग के है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। मैंने आपको बताया था कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी कौन होती है। कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी वो होती है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। तो क्या एक हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 32, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज, ऑप्शन ए है सुप्रीम बॉडी है, ऑप्शन बी है सबॉर्डिनेट बॉडी, ऑप्शन सी है लीगल बॉडी, ऑप्शन डी है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो हमारे जो इलेक्शन कमीशन है वो हमारे क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा राइट आंसर है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आपको पता है ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, आर्टिकल 324 में जो है हमारा इलेक्शन कमीशन जो है मेंशन्ड है। तो ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आपने ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 33, करप्शन मीन्स डेलिबरेट एंड इंटेंशनल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ, ऑप्शन नंबर ए है पीपल, ऑप्शन नंबर है रोल, ऑप्शन सी है वंस पोजीशन, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। आपने बताना है इनमें से जो है राइट आंसर कौन सा है। तो जो राइट आंसर है हमारा, वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, वंस पोजीशन। आपको पता है कि करप्शन व्यक्ति कब करता है, जब वो किसी पोजीशन को होल्ड कर रहा है, किसी पोजीशन पे है, पोजीशन पे है, तो क्या करता है, उस पोजीशन पे रहते हुए क्या करता है, मिसयूज करता है उस जहाँ जिस पद पे वो नियुक्त किया गया है, तो मिसयूज करता है। तो ये क्या है, करप्शन में आता है। तो ये क्या है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वंस पोजीशन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 34, द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो सीबीआई है वॉज एस्टेब्लिश्ड इन। अब यहाँ इसकी स्थापना, सीबीआई की स्थापना से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है कि कब हुई है स्थापना। ऑप्शन ए है 1962, ऑप्शन बी है 1963, ऑप्शन सी है 1964, ऑप्शन डी है 1965। तो आपने बताना है कि सीबीआई की स्थापना कब हुई है, एस्टेब्लिश कब हुआ है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, 1963 में जो है सीबीआई एस्टेब्लिश हुई थी। आपको पता है जो सीबीआई है हमारी, वो हमारी जो है दिल्ली जो है स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिश एक्ट आया था 1946 में, उसके थ्रू जो है बनी हुई है। और ये हमारे डिपार्टमेंट ऑफ जो पर्सोनल है उसके अंडर में काम करती है सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो इसके रिगार्डिंग आपने ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35, विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट टू एनेक्ट द लोकायुक्त एक्ट। अब इसमें लोकायुक्त की बात, लोकायुक्ता एक्ट की बात की गई। आपको पता है लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट कब आया, 2013 में जो है ये एक्ट आया था। अब इसमें पूछा है कि एनेक्ट किसने किया, सबसे पहले पहला स्टेट कौन सा था जिसने एनेक्ट किया था, अधिनियम बनाया था। तो ऑप्शन है उड़ीसा, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। जो फर्स्ट स्टेट था एनेक्ट करने वाला वो था हमारा उड़ीसा। तो राइट आंसर है आपका उड़ीसा। पर अगर हम बात करें दूसरी तरफ कि लोकायुक्ता को लागू किसने किया है, किस स्टेट ने सबसे पहले किया, तो महाराष्ट्र आता है आपका सबसे पहला स्टेट जिसने क्या किया था, लागू किया था 1971 में जो है उन्होंने लागू किया था। पर उड़ीसा में जो है एनेक्ट किया था 1970 में, बाद में जो है ये लागू हुआ था। आप अब आपने बताना है कि हिमाचल प्रदेश में जो लोकायुक्ता एक्ट है वो कब आया था। तो ये आपने मुझे बताना है कमेंट करके कि लोकायुक्ता जो हिमाचल प्रदेश में कब आया था। तो लोकायुक्ता से आपको पता है लोकायुक्ता कहाँ स्टेट में काम करता है और लोकपाल जो है सेंटर में काम करता है, एंटी करप्शन बॉडी है ये हमारी। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 36, अकॉर्डिंग टू लोकपाल। देखिए फिर से लोकपाल और तो लोकपाल और लोकायुक्ता एक्ट 2000 जो एक्ट 2013 है उसको आप अच्छे से डिटेल में पढ़ लेना, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन रीड करते हैं, अकॉर्डिंग टू द लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013, लोकपाल बिल
कंसिस्ट ऑफ चेयरपर्सन एंड मैक्सिमम ऑफ। अब कॉम्पोजिशन से क्वेश्चन पूछा गया है। अब चेयरमैन के साथ कितने और मैक्सिमम मेंबर्स होते हैं, तो ऑप्शन है हमारा 5 मेंबर्स, ऑप्शन बी है 6 मेंबर्स, ऑप्शन सी है 7 मेंबर्स, ऑप्शन डी है 8 मेंबर्स। तो इसका राइट जो आंसर है वो है 8। आपको पता है कि एक क्या होता है, चेयरपर्सन होता है, 8 मेंबर्स जो है इसमें होते हैं। इसमें डिवाइड करके चार 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 हमारे जजेस आते हैं और 4 एससी ओबीसी माइनॉरिटीज से, और हमारे जो अदर जो भी माइनॉरिटीज वगैरह आ गई वो इसमें इंक्लूड होते हैं, वो इसके मेंबर्स होते हैं। तो ये ध्यान रखना आपने। तो कॉम्पोजिशन भी आपने ध्यान रखना है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 37 है, द चार्टर्ड जो सिटीजन चार्टर है इज एनी इंस्ट्रूमेंट विच सिक्स टू मेक एन ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबल आर। जो सिटीजन चार्टर है वो क्या है, एक यंत्र है जो क्या करता है, किसी भी संगठन को बनाता है पारदर्शी और जवाबदेही, ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल बनाता है। ऑप्शन ए है ब्यूरोक्रेटिक फ्रेंडली, ऑप्शन बी है सिटीजन फ्रेंडली, ऑप्शन सी ऑफिसर फ्रेंडली, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, सिटीजन फ्रेंडली। चार्टर्ड एक्ट किससे है, सिटीजन फ्रेंडली जब होता है तब ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल जो है बनता है। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, द चार्टर्ड एक्ट इम्प्रूव्स। जो चार्टर्ड एक्ट है वो क्या सुधारता है, ऑप्शन ए है आपका क्वालिटी कंट्रोल, ऑप्शन बी है प्लानिंग, ऑप्शन सी है क्वालिटी ऑफ सर्विस, ऑप्शन डी है क्वालिटी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आप इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, क्वालिटी ऑफ सर्विस जो इंक्लूड है वो इम्प्रूव करता है चार्टर्ड एक्ट में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 39, द आरटीआई के बारे में पूछा गया। द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट वॉज लास्ट अमेंडेड इन। जो अमेंडमेंट हुई थी हमारी आरटीआई में वो लास्ट कब हुई थी पीछे, तो 2019 में जो है अमेंडमेंट हुई है हमारी आरटीआई में। आपको पता है आरटीआई एक्ट कब आया है, 2005 में जो है ये आया है हमारा, और अमेंडमेंट जो है इसमें संशोधन कब किया गया, 2019 में। तो आरटीआई से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपने आरटीआई को अच्छे से पढ़ लेना है। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 40 आता है। अब आरटीआई से फिर से क्वेश्चन पूछा गया है, अंडर द आरटीआई एक्ट ऑन द रिसिप्ट ऑफ रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन पीआईओ प्रोवाइड इट विद इन। अब जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होता है, जहाँ से आप हर डिपार्टमेंट में पीआईओ होता है हमारा। अब जब आप इंफॉर्मेशन ले रहे हो तो वो आपको कितने टाइम में मिलेगी, विद इन। ऑप्शन है हमारा 90 डेज, ऑप्शन बी है 60 डेज, ऑप्शन सी है 25 डेज, ऑप्शन डी है 30 डेज। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, 30 डेज के अंदर जो है आपको, आप जो इन्फॉर्मेशन मांग रहे हो वो आपको रिसीव की जाएगी। अगर आपको वो रिसीव नहीं होती है तो जो पीआईओ जो ऑफिसर होता है उस पर पेनल्टी लगती है, और इसके लिए आप अपील भी कर सकते हो हायर अथॉरिटी को। और एक और बताती हूँ कि जो हमारी लाइफ से रिगार्डिंग अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, जहाँ पे किसी की लिबर्टी या फ्रीडम के ऊपर जो बात आती है, तो वो इन्फॉर्मेशन आपको 48 आवर में मिलती है, 48 आवर में। तो ये ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 41, कौटिल्य अर्थशास्त्र इज इन कॉम्बिनेशन ऑफ द साइंस ऑफ वेल्थ एंड, ऑप्शन ए है साइंस ऑफ सोसाइटी, साइंस ऑफ गवर्नमेंट, साइंस ऑफ पीपल, ऑल द अबव। तो आपने बताना है जो कौटिल्य ने बुक लिखी, आपको पता है अर्थशास्त्र जो है बुक कौटिल्य ने लिखी हुई है, तो इसमें कॉम्बिनेशन की बात की उन्होंने, धन के विज्ञान की, साइंस ऑफ वेल्थ की बात की है। तो साइंस ऑफ गवर्नमेंट से रिलेटेड है, आपको पता है अर्थशास्त्र हमारी पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, इकोनॉमिक से रिलेटेड है, तो ये गवर्नमेंट से रिलेटेड है, साइंस ऑफ गवर्नमेंट की जो है साइंस ऑफ वेल्थ जो है आता है। तो कौटिल्य के ऊपर मैंने वीडियोस बना दी है, आपने जो है प्लेलिस्ट में जाके देख लेनी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 42, द फाउंडेशन ऑफ ऑन विच गांधीज आइडियाज आर बेस्ड इंक्लूड। जो गांधी के आइडियाज थे वो किस पे बेस्ड थे, ऑप्शन है हमारा रिलीजियस एंड साइकोलॉजिकल, ऑप्शन बी है इकोनॉमिक्स, ऑप्शन सी एथिकल एंड फिलोसफिकल, ऑप्शन डी है ऑल द अबव। तो आपने बताना है कि गांधी जी के जो आइडियाज थे, विचार थे, इनमें से किन चीज़ों पे बेस्ड थे, क्या आधार था उनका। आपको पता है रिलीजियस और साइकोलॉजिकल था, क्योंकि वो सेल्फ डिसिप्लिन के ऊपर जो है काम करते थे। फिर उसके बाद जो है स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, इकोनॉमिक्स में जहाँ पे उन्होंने ट्रस्टीशिप के बारे में बताया हुआ है, एथिक्स एंड फिलोसफी की भाई ट्रूथ और नॉन वायलेंस उनके जो मेन प्रिंसिपल्स थे उनको फॉलो करते हैं। तो ये जो ऑल द अबव जो है इंक्लूड होते हैं, आधार है गांधी जी के। तो ध्यान रखना ये 42 क्वेश्चन। फिर आता है 43 क्वेश्चन पे आते हैं, अकॉर्डिंग टू कौटिल्य द सुप्रीम एग्जीक्यूटिव। अब यहाँ सुप्रीम एग्जीक्यूटिव की बात की है ऑफ द लैंड इज, ऑप्शन ए है द प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन बी है द
कलेक्टर जनरल, ऑप्शन सी है द किंग, ऑप्शन डी है द सेनापति। तो इसमें जो है सुप्रीम एग्जीक्यूटिव जो अकॉर्डिंग टू कौटिल्य के है किसी भी क्षेत्र के या किसी भी देश के, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी द किंग। आपको पता है 7 एलिमेंट्स बताए हैं कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में, सप्तांग थ्योरी में, सप्तांग थ्योरी बताई हुई है हमारे कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में। इसमें 7 एलिमेंट्स के ऊपर बताया, मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है कि 7 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। आपको पता है पहले किंग आता है, फिर अमात्य, फिर जनपद, टेरिटरी आ गया हमारा, दुर्ग आएगा, कोश, दंड और एले जो हम फ्रेंड्स। तो ये 7 एलिमेंट्स के बारे में डिटेल में बता चुकी हूँ, तो आपने जो है देख लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सप्तांग थ्योरी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौटिल्य से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये ध्यान देना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 44। गांधी वॉज अगेंस्ट, गांधी जी किसके अगेंस्ट में थे? ऑप्शन है कैपिटलाइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन, ऑप्शन बी है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, ऑप्शन बी सी है ब्यूरोक्रेटाइजेशन, ऑप्शन डी है लिबरलाइजेशन। तो इसका राइट आंसर है कैपिटलाइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन। तो गांधी जी अगेंस्ट थे कैपिटलाइजेशन, पूंजीवाद के ऊपर और पश्चिमीकरण के ऊपर जो है उनके उसके अगेंस्ट में थे गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 46। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ एफ डब्ल्यू टेलर? जो एफ डब्ल्यू टेलर है उन्होंने जो है आपको पता है साइंटिफिक मैनेजमेंट के ऊपर बताया, प्रिंसिपल्स बताया उन्होंने। अब इसमें बताना कि इनमें से कौन सा उनका कंपोनेंट नहीं है। ऑप्शन है टाइम एंड वर्क स्टडी, ऑप्शन बी है टाइम एंड मोशन स्टडी, ऑप्शन सी है वेज इंसेंटिव सिस्टम, ऑप्शन डी है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल फॉर्मेनशिप भी बोल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। टाइम, टाइम के बारे में बताया पर वर्क स्टडी के बारे में नहीं बताया उन्होंने। उन्होंने टाइम एंड मोशन स्टडी के बारे में बताया है, वेजेस और इंसेंटिव के ऊपर बताया है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बताया है, जिसमें 8 फंक्शनल सुपरवाइजर होंगे टॉप में। तो ये साइंटिफिक जो एफ डब्ल्यू की साइंटिफिक थ्योरी है, ये डिटेल में मैंने आपको बता दी है, प्ले लिस्ट में जाके देख लेना। मैंने जितने भी हम क्वेश्चन अभी कवर करेंगे, अब जितने कवर किए, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर से पूछे गए, तो थिंकर वाला आपने कवर करना है। 50% जो है थिंकर से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 46। एफ डब्ल्यू टेलर, अब यहाँ देखिए एफ डब्ल्यू टेलर से क्वेश्चन पूछा गया है कि बुक उन्होंने लिखी है द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट वॉज पब्लिश्ड, कि भाई ये कब प्रकाशित है, कब पब्लिश्ड हुई है? तो आपने बताना, ऑप्शन ए है 1927, ऑप्शन बी है 1911, ऑप्शन सी है 1937, ऑप्शन डी है 1900। तो आपने बताना है कि जो बुक लिखी थी एफ डब्ल्यू टेलर ने द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कब लिखी थी, कब पब्लिश्ड हुई है वो, प्रकाशित कभी? तो 1911 1911 में जो है प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रकाशित हुई थी। तो राइट आंसर है 1911। तो ध्यान देना एफ डब्ल्यू के रिगार्डिंग जो उन्होंने और भी बुक्स बताई हुई है, तो आपने ये ध्यान देना है कि बुक्स कौन कौन सी है। तो बुक्स से क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन तो आपको पूछे ही जाएंगे। तो मैंने थिंकर्स में, हर एक थिंकर्स में जो है बुक्स के बारे में डिटेल में बताया हुआ है, तो वहां जाके देख लेना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 47। जॉर्ज एल्टन मेयो वॉज बोर्न ऑन, जो एल्टन मेयो है उनका जन्म कब हुआ है? ऑप्शन है 26 दिसंबर, तो कॉमन है, 1580 में, ऑप्शन बी है 1680 में, ऑप्शन सी है 1780 में, ऑप्शन डी है 1880 में। तो राइट आंसर है 1880 में, 26 दिसंबर जो है 1880 में एल्टन मेयो का जन्म हुआ था। एल्टन मेयो ने कौन सी थ्योरी दी? ह्यूमन रिलेशन थ्योरी के ऊपर बताया। तो थिंकर और उनकी थ्योरी क्या दी है, तो ये तो आपने याद रखना है कि किस थिंकर ने कौन सी थ्योरी दी है, ताकि वहां से रिलेट करके जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 48। वेवर डिफाइंड एन ऑर्गेनाइजेशन इज एन, ऑप्शन नंबर ए है ऑर्डरिंग ऑफ इकोनॉमिक रिलेशन, ऑप्शन बी है ऑर्डरिंग ऑफ पॉलिटिकल रिलेशन, ऑप्शन सी है ऑर्डरिंग ऑफ सोशल रिलेशनशिप, ऑप्शन डी है ऑर्डरिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप। तो बेवर ने डिफाइन किया ऑर्गेनाइजेशन को एज अ ऑर्डरिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशन हायरार्की आएगी, इंक्लूड होगी उसमें। तो वेबर ने, मैक्स वेबर ने जो है डिफाइन किया ऑर्गेनाइजेशन को एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, ऑर्डरिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू बेवर द ब्यूरोक्रेटिक फॉर्म इज कैपेबल ऑफ अटेनिंग द हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्या, कि भाई उच्चतर स्तर, जो उच्चतम स्तर होता है प्राप्त करने में सक्षम क्या होता है? इफेक्टिवनेस होता है, एफिशिएंसी, इकोनॉमी, ऑटोनॉमी। तो इसका राइट आंसर है एफिशिएंसी के साथ जब हम काम करते हैं तो उच्चतम स्तर प्राप्त होता है।
तो ये जो इसका ब्यूरोक्रेसी में, आपको पता है मैक्स वेबर ने ब्यूरोक्रेसी के बारे में बताया हुआ है, तो ये एफिशिएंसी जो है इसका राइट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 50। द नोबेल प्राइज वाज अवॉर्डेड टू हर्बर्ट साइमन। हर्बर्ट साइमन इन जो नोबेल प्राइज था वो हर्बर्ट साइमन को कब मिला था? ऑप्शन नंबर ए है 1978 में, ऑप्शन नंबर बी है 1977 में, ऑप्शन नंबर सी है 1976, ऑप्शन डी है 1974 में। तो राइट आंसर है 1978 में जो हर्बर्ट साइमन को नोबेल प्राइज दिया गया था, अवार्ड मिला था। तो हर्बर्ट साइमन ने डिसीजन मेकिंग के बारे में बताया, डिसीजन मेकिंग थ्योरी दी उन्होंने। तो ये जो 50 क्वेश्चन था, 51 क्वेश्चन आता है आपका। अकॉर्डिंग टू साइमन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ डिसीजन। अब डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस के बारे में बताया कि भाई प्रोसेस कैसी होती है अकॉर्डिंग टू साइमन के। ऑप्शन ए है आपका इंटेलिजेंस एक्टिविटी, ऑप्शन बी है डिजाइन एक्टिविटी, ऑप्शन सी है चॉइस एक्टिविटी, ऑप्शन डी है ऑल द अबव। तो जो प्रोसेस होती है, तो इंटेलिजेंस एक्टिविटी डिजाइन, तो ये इसका राइट आंसर है ऑल द अबव। आपको पता है कि इंटेलिजेंस एक्टिविटी, डिजाइन एक्टिविटी, चॉइस एक्टिविटी तीनों जो है साइमन ने बताई एक प्रोसेस से ही। सबसे पहले इंटेलिजेंस एक्टिविटी में क्या होती है, अब यहाँ पे क्या आइडेंटिफाई किया जाता है, प्रॉब्लम क्या है, ओकेजन देखा जाता है इंटेलिजेंस एक्टिविटी में। फिर क्या डिजाइन, अब प्रॉब्लम तो चूज कर ली, अब डिजाइन आप क्या करते हो, अल्टरनेट ढूंढते हो उन चीजों के और डिजाइन बनाते हो कि कौन कौन से। नेक्स्ट चॉइस एक्टिविटी में क्या आप चूज करते हो, बेस्ट अल्टरनेटिव को चूज करते हो, और क्या है डिसीजन ले लेते हो। तो जो प्रॉब्लम थी उसको डिसीजन ले लिया आपने। तो ये जो राइट आंसर है आपका तीनों जो इंटेलिजेंस एक्टिविटी और ये प्रोसेस एक साथ, मतलब साथ साथ चलते हैं। जैसे इंटेलिजेंस एक्टिविटी जो हो गई, फिर डिजाइन, फिर चॉइस, तो ये प्रोसेस साथ ही रखना याद है, ऊपर नीचे नहीं, ये साथ ही चलती है। पहले इंटेलिजेंस, फिर डिजाइन, फिर हम चॉइस, फिर हम चूज करते हैं इन अ डिसीजन मेकिंग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 52। इब्राहिम मैस्लो इज नोन फॉर हिज मोटिवेशन थ्योरी। जो इब्राहिम मैस्लो है वो जो मोटिवेशन थ्योरी है किससे रिलेटेड है? ऑप्शन ए है साइकोलॉजिकल नीड, ऑप्शन बी है इकोनॉमिक नीड, ऑप्शन सी है हायरार्की ऑफ नीड, ऑप्शन डी है बेसिक नीड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हायरार्की ऑफ नीड में जो है उन्होंने मोटिवेशन थ्योरी को बताया हुआ है। आपको पता है कि हायरार्की ऑफ नीड उन्होंने एक पिरामिड में बताई हुई है। तो 1943 में जो उन्होंने ये हायरार्की ऑफ नीड बताई है, तो इसके 5 जो लेवल्स बताए उन्होंने कि भाई जब तक जो है ये लेवल जो है, पहला जब लेवल अचीव हो जाता है तो तभी जो हम सेकंड लेवल पे जाते हैं, तो मोटिवेट हम तभी होते हैं, ऐसे नहीं। तो ये 5 लेवल्स मैंने डिटेल में आपको बताया है, तो आप जो प्ले लिस्ट में जाके देख लेना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 56। मैस्लो डाइड इन, मैस्लो की मृत्यु हुई थी कब? ऑप्शन ए है 1970, ऑप्शन बी है 1971 में, ऑप्शन सी है 1972, ऑप्शन डी है 1973। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, 1970 में जो है मैस्लो की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 54 क्वेश्चन आता है। द मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी ऑफ हर्जबर्ग इज ऑल्सो कॉल्ड। जो मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी है उसको क्या कहते हैं और क्या नाम है उसका? द ऑप्शन ए है 1 फैक्टर थ्योरी, ऑप्शन बी है 2 फैक्टर थ्योरी, ऑप्शन सी है 3 फैक्टर थ्योरी, ऑप्शन डी है 4 फैक्टर थ्योरी। तो जो इसका राइट आंसर है वो आपका 2 फैक्टर थ्योरी। इसको मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी को 2 फैक्टर थ्योरी भी कहते हैं, क्योंकि उसमें मोटिवेशन और हाइजीन के बारे में बताया हुआ है। आप अब इसमें जो आपने देखना है कि मोटिवेशन फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, हाइजीन फैक्टर कौन कौन से होते हैं, ये डिटेल में मैंने बता दिया हुआ है आपको एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर में जब हमने हर्जबर्ग को कवर किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 55। हर्जबर्ग वाज फ्रॉम, हर्जबर्ग कहाँ के थे? ऑप्शन है इटली, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है जर्मनी, ऑप्शन डी है अमेरिका। तो जो हर्जबर्ग थे उसका राइट आंसर है वो कहाँ के थे? ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी के रहने वाले थे। क्वेश्चन नंबर 56 आता है। अकॉर्डिंग टू होम डेवलपमेंट मीन्स चेंज प्लस ग्रोथ। तो इसमें क्या है, डेवलपमेंट की बात की गई है, ये किस रिलेटेड है? चेंज प्लस हमारा ग्रोथ से, चेंज प्लस ग्रोथ। तो ये किसने कहा है, अकॉर्डिंग टू किसके? ये ऑप्शन ए है टी एन चतुर्वेदी, ऑप्शन बी है रिग्स, ऑप्शन सी है एडवर्ड शिल्स, ऑप्शन सी है कॉल्म एंड गेगर। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी है, कॉल्म एंड गेगर ने जो है कहा है डेवलपमेंट को चेंज प्लस ग्रोथ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 57। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायमेंशन ऑफ डेवलपमेंट। अब इसका जो आयाम है वो नहीं है डेवलपमेंट का। ऑप्शन है सोशल, ऑप्शन बी है पॉलिटिकल, ऑप्शन सी है लीगल, ऑप्शन डी है इकोनॉमिक्स। तो
सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो है इसके आयाम है, पर लीगल इसका आयाम नहीं है, डायमेंशन नहीं है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 58 क्वेश्चन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डेवलप दैट मीट द वेल बीइंग नीड ऑफ प्रेजेंट एंड, कि जो सतत विकास है वह विकास है जो वर्तमान और किसका की भलाई की जरूरतों को पूरा करना है, मतलब किसका है नेक्स्ट, प्रेजेंट और किसका है। ऑप्शन ए है फ्यूचर जनरेशन, ऑप्शन बी है ग्लोबल जनरेशन, ऑप्शन सी है ओल्ड जनरेशन, ऑप्शन डी है यंग जनरेशन। तो आपको पता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहता है कि अपनी जो है वर्तमान की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए क्या करना हमने, फ्यूचर के बारे में भी सोचना है, फ्यूचर की भलाई की जरूरतों को भी पूरा करना है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका फ्यूचर जनरेशन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 59। तो क्वेश्चन नंबर 59, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इज मेनली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्लान चेंज, हु सेड, किसने कहा है कि जो योजनाबद्ध परिवर्तन का प्रशासन है, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्लान चेंज की बात की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए है रिग्स, ऑप्शन नंबर बी है पेंसोड फेंसोड, ऑप्शन सी है मार्टिन, ऑप्शन डी है पनांदिकर। तो इसका राइट आंसर है रिग्स, FW रिग्स ने कहा है प्लान चेंज के बारे में एडमिनिस्ट्रेशन में, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। तो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपने ये ध्यान रखना है, स्टेटमेंट पूछी गई है। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 60, लास्ट क्वेश्चन, बीच अमंग द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। तो आपने बताया इनमें से विशेषता क्या है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की। ऑप्शन है आपका एम्प्लॉय सेंटर्ड, ऑप्शन बी है रिजल्ट ओरिएंटेड, ऑप्शन सी है रूल ओरिएंटेड, ऑप्शन डी है पोर ओरिएंटेड। तो इसका जो राइट आंसर है रिजल्ट ओरिएंटेड की बात की गई उन्होंने, गोल ओरिएंटेड, रिजल्ट ओरिएंटेड। भाई यहाँ रिजल्ट क्या, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में, ना कि एम्प्लॉय सेंटर्ड देखते हैं हम, रूल या रूरल या पुअर ओरिएंटेड नहीं है, रिजल्ट ओरिएंटेड है। तो आपने बताना है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में जो टर्म है वो कौन किसने किया है, UL गोस्वामी ने की थी। और फादर अब आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि फादर ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कौन है। तो ये जो 30 क्वेश्चन हमने कवर किए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो जाएगी, क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं, तो वो जो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाता है कि भाई कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपने, अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और जो नेक्स्ट जो बाकी बचे क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, ताकि आपको जो है चीज़ें समझ आएगी कहाँ से चीज़ें पूछी गई है। तो ये था हमारा आज का 30 क्वेश्चन, बाकी करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे।